हेलो गाइस, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन का कुछ नया टॉपिक। हम पिछली क्लासों में इरिगेशन के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट एंड इरिगेशन शेड्यूलिंग। तो चलिए क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट होता क्या है? ठीक है, वैसे तो फसल को अपने पूरे जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, उसे ही हम क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट बोलते हैं। मतलब अपने पूरी की पूरी लाइफ को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जितने भी वाटर की नीड होगी उसको उसको हम बोलते हैं क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। अब ये देखो क्या कह रहा है कि फसल को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जितने कुल जल की आवश्यकता होती है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इंक्लूड्स वाटर यूज्ड फॉर ट्रांसपायरेशन एवापोरेशन। मतलब वो क्या करता है, ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण के अंदर जो जल यूज हुआ है उसे ही बोलते हैं। वैसे होता क्या है, 99% तो जल यहाँ यूज हो जाता है इवेपो ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन को एक साथ बोलते हैं इवेपो ट्रांसपायरेशन। इवेपो ट्रांसपायरेशन में 99% वाटर का यूज हो जाता है और 1% वाटर का यूज होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, उपापचय क्रियाओं में, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं क्रो वाटर रिक्वायरमेंट बिल्कुल बराबर होती है इवेपो ट्रांसपायरेशन की। हालांकि 99% है, तो ऐसे कह सकते हैं कि इसके बिल्कुल बराबर ही है। 99% 1% को चलो काउंट नहीं करते हैं। कमेंट्स की बात करते, कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ क्रो वाटर रिक्वायरमेंट, फसल जल आवश्यकता के घटक। तो इसमें आ गया ट्रांसपायरेशन, इवेपो ट्रांसपायरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये देखा, मेटाबॉलिक यूज बहुत कम मात्रा में, कितना, 1% में, और बाकी कितना होता है, 99%। इसीलिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि ईटी बराबर ही होता है क्रो वाटर रिक्वायरमेंट, कैसे कह दिया जाता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। क्रो वाटर रिक्वायरमेंट वाज इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। वाटर रिक्वायरमेंट, आप ये देखो, एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि वाटर रिक्वायरमेंट जो है, वाटर रिक्वायरमेंट हमेशा ज्यादा होती है इरिगेशन रिक्वायरमेंट की। क्यों ज्यादा होती है? देखिए, पूरी की पूरी अगर मान लो कोई फसल है, उसको 1000 लीटर, सपोज करते हैं हम, ठीक है, मान के चले 1000 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है अपने जीवन चक्र को, अपने लाइफ स्पैन को पूरा करने के लिए 1000 लीटर पानी की आवश्यकता है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं अगर उसको 1000 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो हम मान के चलते हैं कि कुछ पानी भूमि में पहले से मौजूद होगा। ठीक है, सोइल में पहले से मौजूद होगा। और ऐसे भी कह सकते हैं कुछ रेनफॉल से, रेन रेनफॉल वगैरह वर्षा होगी, उससे भी पानी मिल जाएगा। ठीक है, हम इरिगेशन, आपने अगर इरिगेशन की पहली क्लास लगाई हो, हमने बताया था इरिगेशन उसे बोलते हैं जब हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली पानी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फील्ड में, फसल को आर्टिफिशियली पानी देते हैं कृत्रिम रूप से। तो यहाँ पे रेनफॉल भी हो सकता है और सोइल भी हो सकता है, इसीलिए इसे इरिगेशन रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा। इरिगेशन रिक्वायरमेंट में हम क्या करेंगे, ऐसे कहेंगे कि वाटर रिक्वायरमेंट में से माइनस करेंगे किसको, इफेक्टिव रेनफॉल को प्लस सोइल मॉइस्चर को। ठीक है, इफेक्टिव रेनफॉल को और सोइल मॉइस्चर को हम क्या करेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट से माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इरिगेशन रिक्वायरमेंट। की सिंचाई के लिए कितने जल की मांग है वो डिपेंड करता है, जब आप कुल जल मांग से, वाटर रिक्वायरमेंट से, इफेक्टिव रेनफॉल कितनी वर्षा हुई है और कितनी सोइल में पहले से नमी है, उसको आप घटा दोगे तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आई? तो चलिए आगे करते हैं बात। क्रो वाटर रिक्वायरमेंट वाली इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्रो वाटर रिक्वायरमेंट और सिंचाई में अंतर करते हैं। क्रो वाटर रिक्वायरमेंट टोटल वाटर नीडेड बाय क्रॉप एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इफेक्टिव रेनफॉल। ये देखो, क्रो वाटर रिक्वायरमेंट से माइनस किया इफेक्टिव रेनफॉल, प्लस में ये भी याद रखना सोइल मॉइस्चर। इस तरीके से ये कह सकते हैं। ओके, इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू क्रो वाटर रिक्वायरमेंट माइनस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सोइल मॉइस्चर। यही बात लिखी है, एक फॉर्मूला आपको मैंने बताई दी, चलो समझाई दी ना, पीपीटी आप खुद पढ़ लेना थोड़ा। अब करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्रो वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाटर रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, तो मैंने कुछ लिखे हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बताऊंगा, इतना टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करवाऊंगा नहीं, इसको डिटेल में जाऊंगा नहीं, कहीं कभी जाऊंगा आपको मैं पुराने पेपर सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, किसी क्वेश्चन में अगर ये आया हुआ तो उसको वहां पे डिटेल में पढ़ दिया जाएगा। बाकी मैं सुपरवाइजर और जेईटी की क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, तो वहां उसका और भी डिटेल में
मैं हर टॉपिक को लेके जाऊंगा। तो उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक अगर आपके एग्जाम होने से पहले मैं अपलोड कर देता हूँ, वो वीडियो जेट और सुपरवाइजर की, तो उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए और आप शेयर कर दीजिए उन बच्चों के साथ भी जो जेट और सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आप इस चैनल को बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर गाइड कीजिएगा। तो फसल जल आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, क्लाइमेट फैक्टर देखते हैं पहले। क्लाइमेट फैक्टर में टेम्परेचर, अब आपको पता है टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाष्प विसर्जन ज्यादा होगा, तो उससे हमें हमारी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी की बात कर रहे हैं। अगर वातावरण में नमी कम होगी, नमी कम होगी तो पहले से नमी कम है, तो नमी कम होगी तो ईटी वेपोट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। ठीक है, और क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। ईटी बढ़ता है तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, और क्रॉप में पानी का कहाँ यूज करना है, यही यूज करना है ईटी में। ठीक है, विंड स्पीड, जितनी विंड तेज होगी इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी वाटर की। सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, मोर सनलाइट मतलब मोर ट्रांसपिरेशन, जितनी ज्यादा धूप होगी, जितनी ज्यादा गर्मी होगी, उतना ही वाष्पीकरण ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, और फिर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। अगर ये कम होंगे तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आप एक फैक्टर हो गया। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर कितने हो गए हमारे, 4 हम पढ़ रहे हैं। अब क्रॉप फैक्टर की बात करते हैं, डिपेंड करता है क्रॉप कैसी है। जैसे आपको पता है राइस की क्रॉप को सबसे ज्यादा पानी चाहिए। वैसे तो आपको पता है कि शुगर केन जो होती है ना, शुगर केन गन्ना, इसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है, तो शुगर केन की क्रॉप को जैसे आपको पता है सबसे ज्यादा पानी चाहिए, राइस की क्रॉप को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है, ऐसी क्रॉप्स के लिए पानी ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पानी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा। और ऐसी फसल है जैसे कि मिलेट्स वगैरह, ठीक है, आपके जो बड़े अनाज वाली फसलें हैं उनको कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्रॉप टाइप पे भी डिपेंड करता है किस तरह की फसल है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसको जल मतलब सिंचाई करनी होती है, उतने पानी की उसको आवश्यकता होती है, पता लग जाता है। अब देखते हैं क्रॉप वैरायटी। क्रॉप वैरायटी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है, तो जितना ज्यादा समय तक अगर टिकी रहेगी, मान लो अगर कोई फसल है वो 100 दिन में पक्के तैयार हो रही है, और एक उसकी वैरायटी है वो 120 दिन में पक्के तैयार हो रही है, एक लेट ड्यूरेशन की वैरायटी है जो 180 दिन में पक्के तैयार हो रही है। तो 180 दिन में जो पक्के तैयार होगी वो 100 दिन वाले से ज्यादा इरिगेशन लेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर गेहूं की ये कोई वैरायटी थी जो 5 इरिगेशन में सलट गई, तो यहाँ पे देखोगे कि 180 दिन वाली में जो पकती है वो कम से कम 6 से 7 इरिगेशन तक बाद चली जाएगी। ठीक है, और उसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इस तरीके की बात कि लॉन्ग ड्यूरेशन वाली ज्यादा पानी लेती है और शॉर्ट ड्यूरेशन वाली कम पानी लेती है। ग्रोथ स्टेज, वृद्धि अवस्था, क्रिटिकल स्टेजेस, जिस फसल में क्रिटिकल स्टेजेस ज्यादा होगी उसकी क्रॉप रिक्वायरमेंट, सॉरी उसकी वाटर रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो क्रिटिकल स्टेजेस मैक्सिमम वाटर नीड, जैसे आपने सुना होगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आता है, गेहूं की सीआरआई स्टेज, ठीक है, वीट की सीआरआई, क्राउन रूट इनिशिएशन इसे बोलते हैं। ये 21वें दिन क्या करते हैं, इसमें इरिगेशन करनी पड़ती है। ठीक है, 21st डे, इस टाइम पे इसको इरिगेशन देनी बहुत आवश्यक होती है, बहुत नीडेड होती है। अगर इस टाइम पे इरिगेशन देते हैं तो अच्छा खासा प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है, काफी अच्छी आपकी फसल रहती है। ठीक है, तो क्रिटिकल स्टेज पे मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट होती है, तब बहुत ज्यादा जरूरत होती है उनको। मोस्ट सेंसिटिव स्टेज जैसे फ्लोरिंग और ग्रेन फिलिंग स्टेज है, ये बहुत सेंसिटिव होती है। इस टाइम पे अगर आप इरिगेशन कर देते हो तो फसल में आपको अच्छा आउटपुट देखने को मिलता है। अब करते हैं कुछ फैक्टर, जैसे सोइल फैक्टर, बिल्कुल अब फिजिकल फैक्टर वगैरह ये काफी जरूरी हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है क्ले कण होंगे, जिसके अंदर क्ले वाले कण होंगे और एक सैंडी कण होते हैं। मैंने आपको सोइल में पिछली क्लासों में बताया कि सैंडी में पारगम्यता ज्यादा होती है, परमेबिलिटी ज्यादा होती है, जिससे पानी नीचे की तरफ बह जाता है, और क्ले के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता ज्यादा होती है। तो जिसके अंदर ये वाले कण होंगे, क्ले कण होंगे, तो उसके अंदर जल धारण क्षमता अच्छी होगी, तो उसको वाटर रिक्वायरमेंट कम आवश्यकता होगी, क्योंकि वो पहले से नमी बरकरार रखेगी। जबकि अगर सैंडी सॉइल होगी तो उसके अंदर पानी जो है वो निक्षालित हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको नमी की कम मात्रा देखने को मिलेगी, तो आपको वाटर रिक्वायरमेंट भी उसको ज्यादा होगी। चलिए बात करते हैं सॉइल टेक्सचर की, बनावट की। सैंडी सॉइल लो वाटर होल्डिंग, मोर फ्रिक्वेंट इरिगेशन, मतलब आपको उसमें वाटर होल्डिंग कम है तो आपको लगातार सिंचाई करनी पड़ती है, इरिगेशन करनी पड़ती है। क्ले सॉइल में हाई वाटर होल्डिंग है। सॉइल डेप्थ, सॉइल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जैसे आपको बताया था FYM वगैरह डालते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सुधार आता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में तीनों में सुधार आता है। तो जितना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है उतना ही उसके अंदर कह सकते हैं कि माइक्रो पोर्स वगैरह भी बढ़ जाते हैं, सूक्ष्म रंध्र भी बढ़ जाते हैं। सूक्ष्म रंध्र बढ़ते हैं
तो उससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट इरिगेशन कम हो जाता है, वो पहले से नमी बरकरार रखते हैं। ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा तो नमी बरकरार रहेगी। बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सोइल में जाएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट फैक्टर्स की बात करते हैं, प्रबंधन कारक। मेथड ऑफ इरिगेशन, फ्लड या ड्रिप। फ्लड जो है ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब आपने सतही सिंचाई आपकी ज्यादा होती है, सरफेस इरिगेशन इंडिया भारत में बहुत ज्यादा अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है, वाटर की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अननेसेसरी पानी फैला दिया जाता है, जैसे हम कह सकते हैं कि काफी वेस्ट होता है पानी। जबकि ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा माइक्रो इरिगेशन है, सूक्ष्म इरिगेशन है, सूक्ष्म सिंचाई विधि है, जिसके अंदर पौधे को जड़ तंत्र पे, रूट सिस्टम पे ही डायरेक्टली ड्रॉप्स में पानी पहुंचाया जाता है। जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी उससे दिया जाता है, जिससे उसकी वाटर कंजम्पशन की जो कैपेसिटी है, वाटर अब्सॉर्बिंग एफिशिएंसी है, वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं फ्लड में मोर वाटर यूज, मतलब ज्यादा पानी लगता है या ज्यादा पानी वेस्ट भी होता है, इसलिए ज्यादा पानी देना पड़ता है। और ड्रिप में कम पानी का यूज होता है तो पानी बचता भी है और लेस वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है। फर्टिलाइजर यूज, बैलेंस न्यूट्रिशन, बेटर वाटर यूज एफिशिएंसी। बिल्कुल फर्टिलाइजर वगैरह का यूज करते हैं, जितना अच्छा न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन रहता है उतनी उससे, मतलब उसको वाटर चाहिए क्यों, एक तो यूनिटी में और एक पोषक तत्वों को ग्रहण करने में, उसका अपटेक करने में इसकी जरूरत होती है। तो आप कह सकते हैं अगर अच्छा पहले से न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो वाटर रिक्वायरमेंट भी बैलेंस रहेगी, टिकाऊ रहेगी, अच्छी रहेगी। मल्चिंग करने से क्या होता है, मल्चिंग करते हैं तो नमी बनी रहती है, सतह पे नमी बरकरार रहती है मल्चिंग करने से। तो उसको करेगा, मल्चिंग करेंगे तो रिड्यूस होगा आपका इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन रिड्यूस होगा, वाष्पीकरण जो है आपका वो रिड्यूस होगा, जिससे पानी की कमी जो है वो भूमि में कम दिखाई देगी, नमी बरकरार रहेगी, तो इरिगेशन भी कम करनी पड़ेगी। वीड कंट्रोल की बात करते हैं, वीड इंक्रीज वाटर लॉस। कैसे वीड कंपटीशन पैदा करते हैं, आपको पता ही है, स्थान के साथ, वायु के साथ, कह सकते हैं कुल एनवायरमेंट के साथ भी करते हैं, जल के साथ भी करते हैं, तो वीड कंपटीशन पैदा करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर इतनी वीड, इतना पोटेंशियल रखता है ना वो इरिगेशन, मतलब ऐसे कहते हैं कि पानी का खींचने का इतना पोटेंशियल लगता है कि आपकी मुख्य फसल को, मेन क्रॉप को तो पानी कम मिलता है, और जबकि वो सारा पानी सोख लेता है, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं जितना वीड ज्यादा होगा तो उतना वाटर लॉसेस भी ज्यादा होंगे। या ऐसे कह दो कि जहाँ एक परिवार में 2 बच्चे पालने और वहां 6 बच्चे पाले, ठीक है, तो माँ बाप को कितना जोर आ जाएगा ना। तो वैसे ही कह सकते हैं कि अगर आपने जैसे क्रॉप लगा रखी है, अपनी मेन क्रॉप को आप पाल रहे हो और बीच में वीड हो रहा गया, तो उसको आप जितनी वाटर रिक्वायरमेंट थी उसको आपको ज्यादा ही देनी पड़ेगी, ठीक है। वाहियात एग्जाम्पल था बट ठीक है। इफेक्टिव रूट जोन, जड़ क्षेत्र की बात करें, डीप रूटेड क्रॉप होगी तो यूज मोर वाटर। वैसे तो डीप रूटेड क्रॉप होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर डीप रूटेड क्रॉप होगी तो वो नीचे से क्या करेगा, नमी को अवशोषित करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि वो जितनी गहराई से आएगा उतना ज्यादा उसको वाटर की रिक्वायरमेंट भी होगी, क्योंकि जितना सरफेस एरिया बढ़ता है उतना ज्यादा वो क्या करता है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है। शैलो रूटेड क्रॉप्स, लेस वाटर यूज। शैलो रूटेड क्रॉप्स लेस वाटर यूज, ठीक है। डीप रूटेड होगा तो ज्यादा वाटर यूज होगा, शैलो रूटेड होगा तो लेस वाटर यूज होगा, ये तो बड़ी बात ही है। एग्जांपल्स की बात करें, शुगर केन डीप रूटेड है, जल की आवश्यकता ज्यादा, अनियन शैलो रूटेड है, कम जल की आवश्यकता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एग्जांपल्स हो चुके हैं। शेड्यूलिंग की बात कर लेते हैं, फैक्टर्स की बात कर ली। अब शेड्यूलिंग मतलब सिंचाई का समय निर्धारण। आप कब, जब आपको भूख लगेगी तभी खाना दिया जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे अननेसेसरी आपके पास खाना रख दिया जाए, आप भी नहीं खाओगे, वो बड़ी बात है, ठीक है, वेस्टेज ही होगा। तो ऐसे कहें शेड्यूलिंग, जब जरूरत है उस चीज का आपको अनुमान लगा के कि हाँ अब नमी कम हो चुकी है, फसल की ये क्रांतिक अवस्था आ चुकी है, अब पानी की उसको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तभी उसको पानी दिया जाए। ये चीज जो होती है इसको बोलते हैं शेड्यूलिंग। उसका शेड्यूल कब है, टाइम कब है, तो कब करते हैं। फसल को कब और कितनी सिंचाई देनी है, इसका निर्णय ही सिंचाई समय निर्धारण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण अवस्थाओं पर उचित नमी बनाए रखना, ऑप्टिमम मॉइस्चर एंड क्रिटिकल स्टेज। जो क्रिटिकल स्टेजेस होती है, जैसे कि आपको बताया सीआरआई स्टेज ऑफ वीट 21वें दिन आती है, तब आपको पानी देना है। आपको पता होना चाहिए को क्रिटिकल, मतलब उस जो क्रिटिकल अवस्था पे आपको पूरा अच्छी तरह से नमी बरकरार बनाए रखनी है। इन चीजों का ध्यान रखते हैं आप इरिगेशन शेड्यूलिंग। चलिए करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग से, फायदा क्या, क्या उद्देश्य है हमारा। अवॉइड वाटर स्ट्रेस, मतलब ड्रोट वगैरह की कंडीशन ना आ जाए, जब उसको आवश्यकता है तब उसको दे दिया जाए पानी, ठीक है। इस चीज को हम क्या करते हैं, वाटर स्ट्रेस जो होता है उसको अवॉइड करते हैं। सेव वाटर, जल की बचत करते हैं। अननेसेसरी पानी देने से क्या होगा, जल का नुकसान होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, जल की बचत कर रहे हैं, सही समय पर पानी देके, सही मात्रा में पानी देके। इंक्रीज यील्ड,
अगर सही क्रिटिकल स्टेज पे वाटर की आपने क्या कर दिया, डिमांड पूरी कर दी फसल की, तो आपको अच्छा आउटपुट भी देखने को मिलेगा जो यील्ड को बढ़ाएगा। इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, जल को अच्छी मात्रा में जड़ तंत्र के बाद जैसे हम ड्रिप मेथड से दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़िया होगी, ठीक है। प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, जल भराव लवणता रोकना। आप जल भराव स्थिति जब रोक दोगे, जल भराव में क्या होगा, जल भराव से होता है फील्ड है, ठीक है, जल भराव हो चुका है अच्छे से, तो अब क्या हुआ, मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों अच्छे से भर गए, तो क्या हुआ, O2 की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी होने से क्या हुआ, अब रूट को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो पौधा आपका मुरझा जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है, प्रिवेंट करना, वाटर लॉगिंग वगैरह की स्टेज आपको पता होना चाहिए, जितने पानी की आवश्यकता है उतना ही दिया जाए, समय पर दिया जाए, ये सारी बातें ध्यान रख के इन ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। नीड ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग, समय निर्धारण की आवश्यकता। लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज, सीमित जल संसाधन, आपके पास जल के संसाधन कम है, तो वहां इसकी आप अच्छे से मैनेजमेंट करो, ठीक है। हाई वेपोट्रांसपायरेशन है, तो वहां आप अच्छे से मैनेजमेंट करो, सही समय पर उचित मात्रा में पानी डालो। डिफरेंट क्रॉप एंड स्टेजेस, भिन्न फसल अवस्थाएं, ये भी डिपेंड करता है किस प्रकार की फसल है, किस तरीके से कितना पानी, कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाओं पे कैसे देना है, ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ इरिगेशन, लागत में भी आप काफी बचत कर सकते हो, ठीक है। यहाँ इन बात मतलब इन चीजों को पूरा करने के लिए आपको इरिगेशन शेड्यूलिंग की नॉलेज होना काफी जरूरी है। अप्रोचेज ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग, सिंचाई निर्धारण की विधियां, कौन कौन सी विधि है, एक है सोइल बेस्ड अप्रोच, कि आप सोइल की नमी वगैरह चेक करके आप बता सकते हो कि हाँ इसमें 25% तक नमी कम हो चुकी है, 50% तक नमी कम हो चुकी है, इसमें 75% नमी अवेलेबल है, तो अब इरिगेशन कर दी जाए, ठीक है। प्लॉट बेस्ड, प्लॉट को देख के जैसे कैनोपी का टेम्परेचर चेक कर लिया, एनवायरमेंटल टेम्परेचर से कैनोपी का टेम्परेचर ज्यादा है तो इरिगेशन करने की आवश्यकता है, अब इरिगेशन कर दी जाए यहाँ पे। वेदर बेस्ड अप्रोचेस, मौसम आधारित, मौसम को देख के कि काफी टाइम से वर्षा वगैरह नहीं हुई है, मौसम आधारित, जैसे मौसम का टेम्परेचर काफी ज्यादा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, इवेपोट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा तो वाटर की जो जल की मांग है वो ज्यादा हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग इरिगेशन भी आपको करनी पड़ेगी, उसको जांचो। क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज अप्रोचेज, महत्वपूर्ण अवस्थाएं जैसे कि क्रॉप की डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिकल कंडीशन आती है, अभी मैंने आपको एक तो बताई, जैसे बार बार बता रहा हूँ, कॉटन की सीआरआई स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में काफी पूछा जाता है, ठीक है। तो वहां आपको क्या करना है, इरिगेशन देनी बहुत जरूरी हो जाती है, अगर आप क्रांतिक अवस्थाओं पे, क्रिटिकल स्टेजेस पे अगर आप इरिगेशन देते हो, सिंचाई देते हो, तो आपकी उपज में काफी बढ़ोतरी होती है, तो उस चीज से आप अनुमान लगा सकते हो कि अब आप इरिगेशन दे सकते हो, तो वो इरिगेशन शेड्यूलिंग में आ गया। IWCP रेशियो अप्रोच, इसको मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। ज्यादा डिटेल में फिर भी नहीं जाऊंगा, डिटेल में जब जाऊंगा तो उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। अभी के लिए बस थोड़ा मोटा मोटा पढ़ते हैं। सोइल बेस्ड अप्रोच, मृदा आधारित, ये क्या है, मृदा आधारित में आपको क्या क्या देखते हो आप, फील एंड अपीयरेंस मेथड, स्पर्श से और दिखावट से, देखने से मतलब आपको पता लगता है ना कि ये मिट्टी गिल्ली है या सूखी है, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ इसमें नमी की कमी हो रही है, देखने से ही पता लगता है, और फील से भी, उसको छूने से ही पता लगता है, अगर आपको चिपचिपापन महसूस हो रहा है, नमी महसूस हो रही है आग लगाने से, तो आपको पता लग जाता है, ठीक है। सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट, FC और PWP, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता, और PWP का आप क्या कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो, इससे आप चेक कर सकते हो कि वो अब कौन सी स्टेज पे है, अगर क्षेत्र क्षमता पे है तो काफी अच्छी स्टेज है, नमी बरकरार है, PWP पे है तो मतलब पौधे को रिकवर किया जा सकता है, वो मुरझान बिंदु पे आ चुका है पौधा, आपका कभी भी मर सकता है अगर इससे नीचे जाएगा, तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा, रेंज का पता लग जाता है, वाटर की रेंज का, टेबल का। टेंसियोमीटर की बात करें, जिप्सम ब्लॉक की बात करें, तो ये सब वो क्या होते हैं, मीटर होते हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, ठीक है। लैब वाले मेथड और वही जहां फील्ड में ही चेक करके बता देना कि नमी कैसी है, तो ये साइंटिफिक कुछ अप्रोचेज होती है जिससे आप पता लगाते हो कि सोइल में नमी है या नहीं। इनकी और डिटेल में बात की जा सकती है लेकिन अभी नहीं करेंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप अगर हो सके तो बुक से पढ़ना, वरना मैं आपको अगर कोई क्वेश्चन आगे आता है तो मैं जरूर लेके आऊंगा, क्या क्योंकि एक्यूरेट बट इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट, हाँ ये जो टेंसियोमीटर और ये जिप्सम लोग हैं, इनके लिए क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपको लैब टेस्टिंग वगैरह इसमें जरूरी होती है। सटीक पर उपकरण आवश्यक है, ठीक है। प्लांट बेस्ड अप्रोच, पौधों में कैसे, जैसे कि अभी आपको बताया कैनोपी टेम्परेचर वगैरह मैटर करते हैं। लीफ विल्टिंग, पत्तियों का मुरझाना, अगर पत्तियां मुरझा जाती है, जैसे मुरझान बिंदु पे क्या होगा, मुरझान पॉइंट है आपका जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, अगर
मॉइस्चर इस लेवल पे प्रेजेंट है तो आपकी पत्तियों में क्या देखोगे, आप मुरझान देखोगे। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि पानी की आवश्यकता है भूमि को। लीफ रोलिंग, पत्तियां मुड़ना, मुरझान मुड़ना, ये सिम्टम है ये जो पानी की कमी के। चेंज इन लीफ कलर, हाँ लीफ के कलर में भी चेंज हो सकते हैं क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। अगर वाटर नहीं जाएगा, ठीक है, वाटर का अपटेक नहीं होगा, वाटर का अपटेक नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स का अपटेक नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स का अपटेक नहीं होगा तो उनकी डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी होगी तो पत्तियों की कमी, पत्तियों में रंग की कमी आपको देखने को मिलेगी, रंग वैसा नहीं रहेगा। तो ये सब साइकिल ही है, ठीक है। एग्रीकल्चर में आप इसी तरह के साइकिल को घूम घूम के पढ़ोगे, ठीक है। तो नोट रिकमेंडेड स्ट्रेस ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, तनाव पहले हो चुका होता है, ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होता कि आप प्लांट बेस्ड अप्रोचेस को ज्यादा रिकमेंडेड मत रखो। आप ये जैसे सोइल बेस्ड अप्रोचेस है इनको ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि आप पहले सोइल से ही चेक कर लो। प्लांट पे अगर आ गई दिक्कत तो आपकी जो उपज है, आपकी जो आउटपुट आएगा प्रोडक्शन है, उस पर तो फिर फर्क पड़ ही गया, क्योंकि अगर आप प्लांट को देख के इरिगेशन करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड नहीं होती है प्लांट वाली। और आप इसमें क्या होता है, क्रो मैंने कैनोपी के बारे में बताया था। कैनोपी, कैनोपी क्या होता है, ये प्लांट है, जैसे ये पेड़ है ना, तो ये जो ऊपर का उसका ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है ना, जितना एरिया, इसको बोलते हैं कैनोपी, ठीक है। अब इस कैनोपी का टेम्परेचर, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर से, ठीक है, इस टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होगा, आपको इरिगेशन करनी है। कम है या बराबर है, जीरो है या कम है, तो इरिगेशन नहीं करनी है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं वाटर प्रोसेस की बात। मौसम आधारित, क्या बोल रहा हूँ ना, वेदर बेस्ड अप्रोचेस, मौसम आधारित की बात करते हैं। बेस्ड ऑन इवेपोट्रांसपायरेशन, मतलब ईटी पे डिपेंड करता है, ये तो हम पहले ही बढ़ चुके हैं काफी। पानी इवेपोरेशन, ईटी एंड क्रॉप एफिशिएंट, साइंटिफिक एंड रिलायबल, मतलब ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये साइंटिफिक अप्रोचेस है जिसके अंदर आप वाष्पीकरण को चेक करते हो, ठीक है, इवेपोमीटर जो आपका होता है उससे चेक करते हो। ये जो मीटर्स होते हैं, उपकरण का यूज होता है इसमें ज्यादा ज्यादा, और उससे हम चेक करते हैं कि कितना क्या कहते हैं, क्रॉप ने वाष्पीकरण कर दिया, इवेपोट्रांसपायरेशन हो चुका है, चाहे मृदा से चाहे पौधे के द्वारा कितना जल का यूज हो चुका है इवेपोट्रांसपायरेशन में, उससे हमें पता लगता है। ईटी एंड क्रॉप एफिशिएंट, मतलब क्रॉप, ईटी एंड क्रॉप एफिशिएंट, ये रेशो वगैरह निकाल के साइंटिफिक रिलायबल है, साइंटिफिक रिलायबल है तो इसमें ज्यादा एक्यूरेसी होती है, तो इन पे आप डिपेंड कर सकते हो, ठीक है, कि इरिगेशन करना है या नहीं करना भी। शेड्यूलिंग मतलब चेक कर सकते हो। क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज अप्रोचेस, महत्वपूर्ण वृद्धि अवस्था आधारित, इरिगेशन इज गिवन एट द मोस्ट सेंसिटिव स्टेज, ठीक है, फसल की संवेदनशील अवस्थाओं पर आपको इरिगेशन करना है। वीट की सीआरआई सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मैंने बताया था 21वें दिन करते हैं, 21st, ठीक है। वैसे 20 से 25 भी लिखा होता है लेकिन 21 फिक्स है। ऐसे कभी कभी आजकल क्वेश्चन जैसे बन गए ना, ऑप्शन बन चुके हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 21 काफी पॉपुलर है कि 21st ही लिखा जाता है। तो वीट की क्राउन स्टेज पे आपको क्या करना है, क्रांतिक अवस्था है, यहाँ पे इरिगेशन करना वो काफी अच्छा होता है। अगर आप जैसे आपके पास एक ही सिंचाई की सुविधा है, आप सिर्फ एक ही इरिगेशन कर सकते हो, तो वो क्रॉप वीट की सीआरआई स्टेज पे की जाती है, ठीक है। राइस की बात करें तो टिल्डरिंग या पेनिकल इनिशिएशन, ये मॉडर्न है। मेज की बात करें तो नी हाई और टेस्लिंग, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट बनता है ना, तब उस टाइम कर सकते हैं। मस्टर्ड में फ्लोरिंग के टाइम, ग्राउंडनट में पैकिंग के टाइम इरिगेशन करना काफी सही रहता है। इस टाइम आप इरिगेशन करते हो तो प्रोडक्शन काफी अच्छा आता है, आउटपुट काफी अच्छा आता है। तो ये कुछ क्रांतिक अवस्थाएं हैं, कुछ ऐसे कह सकते हैं क्रांतिक अवस्थाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्टेजेस, ठीक है। कुछ क्रिटिकल स्टेजेस है, यहाँ पे पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, उनको इस टाइम पे पानी प्रोवाइड करवाना चाहिए। मोस्ट पॉपुलर इन फील्ड क्रॉप्स। ओके जी, आगे चलते हैं। IWCP रेशियो अप्रोच, अब इसमें क्या होता है, इरिगेशन वाटर डेप्थ और कंजम्पटिव पार इवेपोरेशन, मतलब सिंचाई जल की गहराई और संचयी पैन वाष्पीकरण, जितना वाष्पीकरण हो उसका एक अनुपात है, ठीक है। अगर ये अनुपात ज्यादा है तो इरिगेशन अंतराल है, जो सिंचाई का जो अंतराल है, इंटरवल है बीच में दो इरिगेशन का, वो कम होगा। जितना ये रेशो बढ़ता जाएगा उतना ही अंतराल, इरिगेशन का अंतराल है जो सिंचाई का अंतराल कह दो या इरिगेशन इंटरवल कह दो, बीच में उनका समय है जो एक इरिगेशन से दूसरे इरिगेशन का, वो कम होता जाएगा, ठीक है, वो कम होता जाएगा। जैसे आप देखो राइस में सबसे ज्यादा है ये रेशो, एक 1.2 होता है, तो इसमें इरिगेशन इंटरवल आप कहाँ देखते हो, इसके अंदर पानी भरा होता है, ठीक है, लबालब 5 सेंटीमीटर तक भर के रख देते हैं फील्ड को। फिर मेज में आप देखते हो 0.75 से 1, और वीट में 0.8 से
एक एक, ठीक है। ये भी लगभग इस तरीके से होता है। ये और भी एक्यूरेट आपको मिल जाएंगे, ये नंबर आपको और भी एक्यूरेट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे 0.9 भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। और ये आपको और भी एक्यूरेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, अब एक ही बात याद रखना कि ये रेशो जितना ज्यादा होता है उतना इरिगेशन इंटरवल कम होता है, इरिगेशन इंटरवल कम होता है, ठीक है। सिंचाई अंतराल कम होता है। अगर आपको ईडब्ल्यूसीपी रेशो इतना समझ नहीं आता तो आप इतना समझो कि आपने इरिगेशन वाटर डाला, ठीक है, और इवेपोट्रांसपायरेशन जो हुआ, इवेपोट्रांसपायरेशन जो हुआ उसका रेशो आप इतना समझ लो थोड़ा सा। हालांकि ये उतना एक्यूरेट जो मैं बता रहा हूँ अभी वो इतना सटीक नहीं है, आपको लिखना तो यही पड़ेगा कि इरिगेशन वाटर डेप्थ और कंजम्पटिव पान इवेपोरेशन का जो कह सकते हैं अनुपात है उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन आप समझने के लिए थोड़ा सा एक बार अभी क्विक रिवीजन में समझने के लिए आप समझ लो कि इरिगेशन वाटर और इवेपोट्रांसपायरेशन का आपस में जो रेशो है उसका, और वो रेशो यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, जितना रेशो ज्यादा होता है इरिगेशन इंटरवल उतना ही कम होता है, सिंचाई अंतराल उतना ही कम होता है, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे इरिगेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप काफी टाइम से कर नहीं रहे हैं, ओके, तो थोड़ी सपोर्ट दिखाइए अपना। और चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।